इसलिए साथियों इस वीडियो के अंदर हम जो राजपूतों का शासनकाल था, राजपूतों की जो व्यवस्था थी, उसके बारे में साथी बात करेंगे। पहले साथी तो ये स्थिति समझना है कि भारत देश का जो स्थिति है, हर्षवर्धन के बाद से हमारा देश बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। अलग अलग राजा थे, साउथ के अलग राजा थे, बाकी जगह बहुत ही अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राजा थे। सामूहिक एकता नहीं थी। ये हमारी देश की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि देश के नाम पे किसी भी राजा के अंदर इस तरीके की एकता नहीं आई कि भारत देश में इकट्ठा राज हो, कोई विदेशियों का आक्रमण ना हो, विदेशियों से लड़ने के लिए सारे राजा इकट्ठे हो जाएं। इस तरीके की भावना नहीं थी। राजाओं की भावना सिर्फ अपने तक सीमित थी। वो अपना राज्य, अपनी राज व्यवस्था दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करके उस पर कब्जा करना, बस इससे बाहर नहीं निकल पाए। इस परिस्थिति को हमको समझना है। दूसरा साथियों ये समझना है कि हमारे देश के अंदर एक साइड थी जिस साइड से हमले होते थे, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये वाला जो हिस्सा था, इस हिस्से से हमेशा जो भी आया हमारे देश में, इसी हिस्से से हमारे देश में उसने घुसने की कोशिश की। तो हमारे देश में एक ही हिस्सा था जिससे सारे लोगों का विदेशी आक्रमण जितने हो रहे थे उसी तरफ से हो रहे थे। साउथ पे जो है किसी भी तरीके की विदेशी आक्रमण नहीं हुए और साउथ के लोगों ने भी अपना राज्य किया, उन्होंने अपने हिसाब से शासन चलाया, मगर उनके अंदर कभी ये भावना नहीं आई कि हमारा जो पूरा देश है, देश के अंदर अगर नॉर्थ में भी कोई विदेशी आक्रमण हो रहा है या कोई लड़ाई हो रही है तो उसमें किसी ने सहयोग करने की चर्चा नहीं की। तो ये एक बहुत कमजोरी थी जिसके वजह से हमारे देश में विदेशी आक्रमण हो गए। विदेशी आक्रमण का जो हुए उसमें वो सफल हुए हमारे देश के ऊपर कब्जा करने में। राजपूतों का अब जब जो अलग अलग टुकड़ों में पूरा देश बटा हुआ था, उसी समय राजपूतों का जो है शासन शुरू हुआ। राजपूत की जो एक वर्ण या एक व्यवस्था या एक जाति पैदा हुई। राजपूत कहते हैं कि राजपुत्र जो है, जो शब्द है, उससे राजपूत बना है। तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि इतिहास में इसके पहले राजपूत नाम का कोई वर्ण नहीं है। क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य और शूद्र है, चार के अलावा और कोई नहीं है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा वैश्य और वैश्य के अलावा बाकी सारे शूद्र हैं। तो राजपूत कहीं नहीं है, वर्ण व्यवस्था में राजपूत कहीं नहीं है, ये हमको समझना है। मनुस्मृति के अंदर जो लिखा हुआ है, जो ब्रह्मा जी ने बनाई हुई है, मनुस्मृति के अंदर राजपूत नहीं है, राजपूत नाम का कोई वर्ण नहीं है और राजपूत नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। तो राजपूत का इजाद या राजपूत जाति की उत्पत्ति या सामने ये जाति कब आई? जब ये 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के बाद से फिर राजपूतों का शासन आया और वहाँ से कुछ सल्तनत बनी और वहाँ से धीरे धीरे करके राज्य शुरू हुआ और 12वीं शताब्दी तक पूरे जो है एक बड़े हिस्से पे जो है राजपूतों का शासन था। तो साथियों राजपूतों की जो उत्पत्ति है, राजपूत कैसे आए, कहाँ से आए, इसके बारे में जो इतिहासकार हैं उसमें 3-4 मत हैं। पहला मत तो ये है कि जो विदेशी जितने भी राइटर्स हैं, लेखक हैं, उन्होंने जस्टिफाई करके बताया कि राजपूत जो है, ये जो विदेशी जो शासक आए हैं ये उन्हीं के वंशज हैं। कुषाण आए थे, शक आए थे और भी बहुत सारे हैं। जो भी विदेशी जो ताकतें आई थी, विदेशी जो लड़ाकू आए थे, वो लड़ाकुओं के वंशज हैं। क्योंकि राजपूतों की जो एक्टिविटी है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका अंदर गुण है, चरित्र है, वो इस तरीके से है कि वो लड़ते हैं, हथियारों का बहुत प्रेम करते हैं, योद्धा के रूप में हैं। तो उनका जो है जो करेक्टर है, उसके हिसाब से जो विदेशी जो लोग थे वही इनके पूर्वज है और उन्हीं का एक ब्लड है या उन्हीं का ये बच्चे हैं, ऐसे करके मान लो उन्हीं की संतानें हैं ये। तो जो राजपूत आगे राजपूत बने, एक थ्योरी तो ये है साथियों। दूसरी जो थ्योरी है साथी, वो ये कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय के जो क्षत्रिय के बच्चे होते थे उसमें क्षत्रिय बहुत सारी स्त्रियां रखते थे। तो दूसरी स्त्रियों से जो पुत्र पैदा हुए, क्षत्रियों के पुत्र दूसरी स्त्रियों से पैदा हुए, या हो सकता है दूसरे वर्ण से पैदा हुए, दूसरे वर्ण की स्त्रियों से पैदा हुए।
तो वो जो पैदा हो गए हैं वो ये राजपूत बने। इस तरीके की एक धारणा है। बहुत सारे कुछ लेखक इस तरीके से कहते हैं कि ये जो क्षत्रिय है उन्हीं की संतानें हैं, मगर ये जो दूसरे वर्ण की स्त्री हैं उनकी संतानें हैं। तो ये जो है क्षत्रिय का ही ये वर्णशंकर संतानें समझ लीजिए। तीसरा साथियों है कि ये हवन कुंड से पैदा हुए। इसकी भी एक कहानी है जो कोई एक राइटर लिख के गए हैं कि बहुत ज़्यादा उत्पात चल रहा था, तो वशिष्ठ ने जो है गुरु वशिष्ठ ने अबू टाबू पर्वत पे जाकर के हवन किया, कुंड बनाया और उस कुंड से 4 राजपूत जातियां पैदा हुई, 4 राजपूत पैदा हुए और फिर 4 राजपूतों ने इस लड़ करके इस पूरे शासन प्रणाली को बनाया। तो ये थ्योरी ये है, मगर ये थ्योरी ये यथार्थ नहीं है। ये हम समझ सकते हैं कि कुंड से कोई जाति पैदा नहीं होती, आज तो हम समझ सकते हैं ये यथार्थ नहीं है। उसके अलावा चौथी थ्योरी ये है साथी कि ये ब्राह्मण की संतान है। ब्राह्मण भी क्षत्रिय और जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में भी कुछ शासक हुए और जो ब्राह्मणों में शासक हुए हैं उन्होंने भी, उनकी भी कई पत्नियां थीं। तो अब ब्राह्मणों से जो है हो सकता है कि क्षत्रिय पत्नी हो या किसी और वर्ण की पत्नी हो, तो उससे जो पुत्र पैदा हुए वो जो है ये राजपूत है। तो इस तरीके की 4 थ्योरी है जो हमारे इतिहास में दर्ज है। इतिहासकारों ने जांच परख के इसको बताया है कि इस 4 थ्योरी से ही राजपूत जो है पैदा हुए। तो हमको ये समझना है साथियों कि जो ये थ्योरी बताई गई हैं इसी में से कुछ ना कुछ सत्य है। अब क्या सत्य है ये यथार्थ कहना बहुत मुश्किल है, मगर ये कह सकते हैं कि राजपूत जो की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं थी, इन्हीं व्यवस्थाओं के अंदर से ये राजपूत पैदा हुए, या जो भी लोग पैदा हुए उनकी जो एक्टिविटी थी, लड़ाई थी जो है थी, उन्होंने उसको फिर अपने आप को राजपूत कहा और यहाँ से एक राजपूत जो है एक नया वर्ण टाइप का राजपूत पैदा हो गया। तो ये साथियों हमको समझना है राजपूतों के बारे में। अब साथियों हम इसके आगे की बात करते हैं। एक बात और साथियों ऐड कर देता हूँ मैं कि एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ये वर्ण व्यवस्था के अंदर जो वर्णशंकर संतानें हैं उसकी थ्योरी 10वें अध्याय में है। हमने भी हमारी जो मनुस्मृति की जो सीरीज है उसके अंदर अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि वर्ण संकर संतानें कैसे होती हैं और उनके कैसे गुण आते हैं, उसकी पूरी थ्योरी जो है 10वें अध्याय में है, तो उसको आप सुन सकते हैं जिसको समझ में आएगा। तो साथियों अब आगे हम जो बात करते हैं कि राजपूतों की 4 राजपूत जातियां बताई गई कि 4 तरह के राजपूत हैं। पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा चौहान, तीसरा परमार, चौथा चालुक्य या इनको सोलंकी भी कहते हैं। ये 4 तरीके के राजपूत जो है बताए गए हैं। तो इनके 36 गोत्र हैं। ये बाद में गोत्र भी पैदा हो गए, जिसमें कहा गया जो सूर्यवंशी राजपूत हैं उनके 10 गोत्र हैं, जो चंद्रवंशी राजपूत हैं उनके भी 10 वंश हैं, जो अग्निकुंड वाले हैं उनके भी 4 तरीके के, और ऋषि वंश जो है उसके 12 तरीके के गोत्र हैं। इस तरीके से 4 तरीके के राजपूत हैं और उनके 36 तरीके के गोत्र हैं। ये इतिहास में सभी जगह दर्ज है। अब साथियों हम ये बात कर लेते हैं कि राजपूत जो वंश था उसके प्रमुख जो राजा थे वो कौन कौन से वंश रहे हैं। पहले गुर्जर प्रतिहार जिनका शासन रहा है, दूसरा चौहान जो थे वो दिल्ली अजमेर के आसपास, तोमर भी थे पहले दिल्ली में जिनका शासन था। तीसरा परमार जो थे इनका शासन जो है मालवा वाले क्षेत्र में था। चौथा जो है चालुक्य थे सोलंकी, इनका शासन गुजरात के आसपास में था। 5वें थे चंदेल जिनका शासन बुंदेलखंड क्षेत्र में था। बुंदेलखंड का जो पूरा इलाका है उसमें चंदेलों का शासन था। 6वां थे सिसोदिया जिनका मेवाड़ जो एरिया है उसमें इनका शासन था। 7वां गहरवाल वंश जिनका शासन कन्नौज में था। जयचंद उसके राजा थे, आखिरी शासक जो थे। तो इस तरीके से राजवंश हैं जो 300 सालों तक, 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इन राजवंशों का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह राजा रहे और अलग अलग राजाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे राजवंश की व्यवस्था चली। और ये सबसे बड़ी बात ये समझना है साथियों कि राजपूतों में कभी एकता नहीं रही।
हमेशा एक वंश दूसरे वंश से लड़ा, दूसरा वंश तीसरे वंश से लड़ा, ये आपस में बहुत लड़े। इनमें कभी भी अपनी एकता नहीं रही, कभी भी देश के बारे में एकता नहीं रही। इस्लाम के बारे में हम बात करेंगे तो इस्लाम से के जब हमले हो रहे थे उस समय भी इनके अंदर एकता नहीं थी, ये आपस में लड़ रहे थे। और उस समय तो कुछ ऐसे थे कि जो मुस्लिम शासक थे उनके साथ में भी कुछ राजपूत थे। तो इस तरीके से जो ये सबसे बड़ी कमजोरी थी राजपूतों के अंदर और देश के सभी राजाओं के अंदर, जिसमें इस समय हम देखें तो राजपूतों के अंदर, क्योंकि राजपूत यदि इकट्ठे होते सारे शासक और इतना सा बस समझ जाते कि भैया जो विदेशी जो हमले हो रहे हैं उसमें हमको एक होना है, तो भी साथी हम ये जो मुस्लिम इस्लाम वाले आक्रमण हुए उससे बच सकते थे। मगर सबसे बड़ी जो कमजोरी थी, आपस में लड़े, आपस में मरे, आपस में शान शौकत दिखाई, आपस में जलवे दिखाए, जिसके कारण से ये सारा पूरा तरीके से जो इस्लाम के शासक थे उन्होंने एक एक करके हमले करके ख़त्म करके वो यहाँ पे फिर इस्लाम शासक हमारे देश में आ गए। तो ये साथी बहुत ही एक कमजोरी थी जिसको हमको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखनी है जो ऐतिहासिक तौर पे है, शुरुआत से लेके हमारे देश में अलग अलग विचारधारा रही। मैं आपको ये बताता आ रहा हूँ, बौद्ध था, जैन था, भौतिकवादी चारवाक का दर्शन था, तो ये सारे विचारधाराएं थी। मगर उस समय किसी दूसरे धर्म का राज्य नहीं था, दूसरे धर्म का स्टेट नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बौद्ध धर्म था और जो जैन धर्म था वो राजाओं की राज व्यवस्था का विरोध नहीं किया, या उन्होंने इस तरीके से नहीं किया कि बौद्ध धर्म की राज व्यवस्था अलग होगी या जैन धर्म की राज व्यवस्था अलग होगी। वो एक विचार था, एक आइडियोलॉजी थी जिसको राजाओं को समझाते थे, राजा उसको स्वीकार करते थे। और उसमें कहा गया था कि लोगों को कष्टों से मुक्ति के लिए ये धर्म है। तो इस बात को समझना, ये अलग तरीके के धर्म थे। और जो हमारा ये धर्म था कौन सा, सनातन वाला, ब्राह्मणवादी दर्शन वाला, ये धर्म में इस धर्म में फर्क था। ब्राह्मणवादी दर्शन का जो धर्म था ये एक राज सत्ता के साथ अटैच था, जैसे इस्लाम था। अभी इस्लाम के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से इस्लाम एक राज सत्ता के साथ अटैच था, उसी तरीके से हमारा ब्राह्मणवादी दर्शन, जिसमें राजा पैदा हुआ, राजा की राज व्यवस्था, मनुस्मृति के साथ धर्म का संबंध, वो सारी जो व्यवस्था के अंदर किस तरीके से ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मण नीति तय करेंगे, ये जो पूरी व्यवस्था थी, ये व्यवस्था राज्य के साथ व्यवस्था थी। बौद्ध और जैन धर्म में इस तरीके से नहीं था, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये साथियों जो धर्म की व्यवस्था थी, इस धर्म की व्यवस्था के अंदर हमारे देश में कभी एक मतलब सारे राजाओं के अंदर एकता नहीं रही किसी भी समय। मौर्य में अशोक ने बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया था, पूरा बड़ा कब्जा किया था, उससे बड़ा साम्राज्य किसी ने कायम नहीं किया। मगर उसके बाद जैसे ही उसका राज गड़बड़ हुआ फिर टुकड़ों में बट गए। जैसे एक साम्राज्य कायम हुआ, जैसे गुप्ता काल में एक बड़ा साम्राज्य हुआ, फिर टुकड़ों में बट गए। कुषाण फिर एक साम्राज्य बना, फिर टुकड़ों में बट गए। तो ये हमको ध्यान रखना। दूसरा चीज ध्यान रखना कि हमारे देश पे लोगों ने हमले किए, मगर हमारे देश ने कहीं जाके हमले कब्जा नहीं किया। ये भी एक हमारी मानसिकता को समझना है। हम हमेशा डिफेंसिव रहे। हमारे देश में किसी ने कब्जा किया, हमने उसको लड़के भगाया या उसको रोका, नहीं रोक पाया तो उसने अपनी शासन व्यवस्था जमाई, फिर जब उसका राज चला, राज जैसे उसका कमजोर हुआ, फिर हमला करके उसको भगाया। मगर हमने सुनियोजित तरीके से अरब देशों पे और उसका ईरान, इराक, तुर्की, यूनान, उस तरफ जो है हमारे जो शासक हैं वो शासक उस तरफ जो है नहीं जा पाए। ये बात ये भी समझना। इसलिए हमारे देश के अंदर जो विविधता है, विविधता तो है मगर विविधताओं की एकता का जो भाव उस समय होना था राजाशाही व्यवस्था में, वो नहीं था। ये हमको समझ में आता, उस तरीके से नहीं था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको ध्यान रखना। और इसी राजाओं की व्यक्तिगत फायदे या व्यक्तिगत जलवे या व्यक्तिगत राज व्यवस्था, व्यक्तिगत मैं राजा बना रहा हूँ, मेरा वंश राजा बना रहे, इस व्यक्तिगत के चक्कर में सामूहिकता नहीं रही। ये बात जो प्रमुख है जिसको हमको ऐतिहासिक रूप से ध्यान रखना है साथियों। सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करते हैं। 730 से लेकर के 756 तक इनका शासन रहा। नागभट्ट प्रथम ये इसके संस्थापक थे।
इनकी पहली राजधानी उज्जैन में थी, जो मालवा का क्षेत्र था। बाद में इन्हें अपनी राजधानी को कन्नौज में इन्हें अपनी राजधानी बनाई थी। और नागभट्ट के समय ही अरबों के आक्रमण जो है वो होना शुरू हो गए थे। हम जो इस्लाम के आक्रमण है, अरबों के आक्रमण है, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इस शासन काल में एक मेहरमुझ करके राजा थे। उस समय राजधानी इस राजा ने उज्जैन बनाई थी। बहुत ही प्रतापी राजा था। इसने बहुत जगह के राजाओं को परास्त करके जो है अपनी राज व्यवस्था को आगे बढ़ाया था। और इस राजवंश का यशपाल जो है आखिरी शासक था। यशपाल के बाद इस राजवंश का शासन जो है खत्म हो गया। उसके बाद साथियों गहरवाल वंश का शासन आया। गहरवाल वंश की जो शासन व्यवस्था थी वो कन्नौज के आसपास थी। कन्नौज से लेके वाराणसी तक इनका शासन था। और इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे, जिन्होंने 1090 में इस गहरवाल वंश का जो है राजवंश का जो है स्थापना किया था। चंद्रदेव के बाद जो दूसरे राजा बने थे वो मदनपाल बने थे। 1114 से लेके 1154 तक के राजा रहे। इसके बाद साथियों गोविंद चंद्र जो है राजा बने, जिनका शासन 1156 से 1170 तक रहा। वो इसके बाद जयचंद बना। जयचंद इसका अंतिम शासक था। जयचंद के बारे में सभी लोग जानते, कन्नौज राजधानी थी। और ये जयचंद जो 1170 से लेकर के 1193 तक रहा। 1193 में इसका राज्य जो है खत्म हुआ। तो ये गहरवाल वंश के बारे में है, जो इनका राज्य व्यवस्था अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह थी। एक और किस्सा है जो सबको याद होगा कि जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उसके साथ में पृथ्वीराज चौहान ने जबरन विवाह कर लिया था। उसके बाद से जयचंद की और पृथ्वीराज चौहान की झगड़ा हो गया। इसलिए जब इस्लाम का जो हमला हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान का जयचंद ने सहयोग नहीं किया। अगर जयचंद सहयोग करता तो हो सकता है कि वो इस्लामिक हमला या पृथ्वीराज चौहान नहीं हारता। जो बार बार बता रहा हूं कि मैं इनकी जो आपस में लड़ाई थी उसका कारण था कि ये सारा जो है इनका शासन व्यवस्था खत्म होगा और इस्लाम जो है हमारे देश में इस्लामों का राज आया। अगर ये राजपूत मिलकर के इनसे लड़ते तो इस्लाम शासक हमारे देश में नहीं आ पाता। ये बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य और तर्क है जिसको हमको ध्यान रखना है। साथियों अब हम जो है परमार वंश के बारे में बात करते हैं। उपेंद्र राज करके थे जो इसके संस्थापक थे। और उपेंद्र राज जो थे वो 800 से लेकर के 818 तक उनका राज रहा। धारा नगरी इनकी राजधानी थी। और इन्हीं के शासन के समय में एक राजा भोज थे जिन्होंने इस भोपाल शहर को मध्य प्रदेश में जो है उसको बसाया था। राजा जो भोज थे वो कवि थे, लिखते भी थे और कविताएं भी लिखते थे। जो कला है, विज्ञान है, इसमें उनको बहुत ही इंटरेस्ट था। तो उन्होंने भोपाल के पास में एक भोजपुर मंदिर भी बनवाया जो प्राचीन मंदिर आज भी है। तो जो ये राजा भोज थे ये जो है इन्होंने भोपाल के साथ में ये बहुत सारी जो विरासतें हैं भोपाल के अंदर राजा भोज के नाम से ये उसी शासन काल में बनवाई थी। और जो राजा भोज थे उनका शासन 1010 से 1055 ईस्वी के बीच में रहा था। इसके उदयदित्य इसके आखिरी शासक थे जिनका 1060 से 1087 के बीच में शासन रहा। अब साथ ही हम जो चालुक्य सोलंकी है उसका जो राजवंश है उसको समझते हैं। मूल राज प्रथम इसके संस्थापक थे और ये गुजरात का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस राजवंश की जो है स्थापना हुआ था। चालुक्य और इनको सोलंकी भी कहा जाता है। इनके एक राजा रहे हैं भीम प्रथम। तो जो भीम प्रथम थे उसके समय जो है जो महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर के समय, उस समय ये भीम प्रमुख जो है भीम प्रथम जो है उस समय के राजा थे। इसी समय इस्लाम के जो आक्रमण हैं वो उसी समय चल रहे थे जब इनका शासन यहाँ पे गुजरात में था। और इनकी सभा में जैन आचार्य भी रहते थे। भीम द्वितीय जो आए थे उनके समय में 1178 में महमूद गजनवी का दोबारा आक्रमण हुआ था। हमको याद रखना है कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। उस पर हम सेपरेट आगे वीडियो बनाएंगे। और सूर्य मंदिर जो है वो भी सोलंकी जो शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया।
हमें ध्यान रखना साथियों कि जो राजपूत राजा थे, सभी राजपूत राजाओं ने कोई ना कोई मंदिर बनवाए। अब साथियों हम चौहान वंश के बारे में बात करते हैं। मैं साथियों शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, राजाओं के जो प्रमुख राजा हैं, जो प्रमुख घटनाएं हैं वही आपको बता रहा हूँ। राजाओं की बहुत लंबी लिस्ट है, वो बताना जरा संभव नहीं है, तो मैं प्रमुख चीजें ही लेके चल रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे राजा रहे हैं जिन राजाओं का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी राजवंशों के समय में। इस बात को भी साथी ध्यान रखना है। तो हम अब चौहान वंश के बारे में बात करते हैं। वासुदेव जो है इसके संस्थापक थे। 6वीं शताब्दी में चौहान वंश की स्थापना हुई। अहिछत्रपुर इनकी राजधानी थी, जो राजस्थान में आज नागौर जो जगह है उसके उस वाले एरिया को अहिछत्र कहा जाता था पहले। और दिल्ली की जो है स्थापना, जैसे मैंने बताया आपको, तोमर वंश ने की थी। तोमर वंश और जो पृथ्वीराज चौहान था, वो पृथ्वीराज चौहान का तोमर वंश के साथ संबंध था। बाद में जो है पृथ्वीराज चौहान का राज वहां तक पहुंच गया। एक चीज और ध्यान रखना साथियों, पृथ्वीराज चौहान जो इसमें नाम आता है इतिहास में, वो 3-4 बार आता है। ये जो आखिरी लड़ाई हुई थी जो मुस्लिम शासकों के साथ में, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। इसके पहले 2 और पृथ्वीराज चौहान हो चुके थे। इसके अलावा इसमें 1-2 राजा और हैं जिनके नाम बार बार आते हैं। वो प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ है। मतलब इसमें इस तरीके के नाम है कि नाम एक ही है और उसका प्रथम द्वितीय करके शासन की प्रणाली में नाम रहा है। इसीलिए ये जो लड़ाई है दिल्ली वाली, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। ये हमको ध्यान रखना है। ये बहुत सारे तथ्य जो हम पृथ्वीराज चौहान एक बार बोल देते हैं, फिर पहले भी पृथ्वीराज चौहान था, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, जो जिनका इस्लाम शासकों के साथ युद्ध हुआ था। इस बात को ध्यान रखना है। इसमें एक राजा का नाम आता है विग्रहराज, तो उसमें विग्रहराज प्रथम है, विग्रहराज द्वितीय है, आखिरी में विग्रहराज चतुर्थ है। ये हमको साथियों थोड़ा सा अब गूगल सर्च करके भी इनके सारे राजाओं के नाम आप पढ़ सकते हैं। मैंने शॉर्ट में सारी चीजें आपको बताई हैं। अब साथियों जो पृथ्वीराज चौहान था, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक है वो जो है 2 युद्ध है जो मोहम्मद गोरी के साथ हुए, जिसमें 1191 में प्रथम तराई युद्ध हुआ था। 1191 में, जिसमें प्रथम तराई युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। फिर 1192 में द्वितीय तराई युद्ध हुआ, जिस द्वितीय तराई युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और उसके बाद से फिर हमारे देश में जो इस्लाम शासक हैं उनका शासन व्यवस्था यहाँ पे आ गया था। ये जो 2 युद्ध हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक है, इनका इतिहास में चर्चा है, सब जगह पढ़ाए जाते हैं। इसलिए इन इतिहासों को ध्यान रखना। और इसके बाद से फिर यहाँ से इस्लाम शासक, इस्लामों का जो शासक हैं उनका राज्य व्यवस्था आया। और उसके बाद से फिर कन्नौज के ऊपर भी उन्होंने हमला किया इस्लाम शासकों ने, और जयचंद को हरा करके अपनी उसमें शामिल किया। और यही समय था, जब मैं याद दिला देता हूँ, कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, इसमें दोनों में लड़ाई थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली थी, जिसके कारण से इस समय में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को सहयोग नहीं किया। और बाकी उस समय बाकी जो राजा थे, जितने भी राजपूताने, अलग अलग तरीके से राजा थे अलग अलग क्षेत्रों में, उसके अलावा साउथ में अलग राजा थे। तो ये सारे राजाओं की उस समय ये चेतना जागृत नहीं हुई कि जो इस्लाम आ रहे हैं, ये इस्लामिक शासन आ रहे हैं, इनको हम लोग मिलके रोकें, मिलके लड़के रोकें इनको, ताकि ये हमारे देश के अंदर ये अपना कब्जा ना कर पाए। अलग अलग लड़ते रहे और इसी कारण से ये पराजित हुए। और इसी कारण से फिर यहाँ इस्लाम शासक आया। और इस्लाम शासक आया तो उन्होंने फिर सारी जो राज व्यवस्था थी एक एक करके उनको खत्म किया। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये चौहान वंश था। यहाँ चौहान वंश का अंत होता है और उसके बाद से यहाँ जो है इस्लामिक व्यवस्थाएं जो है लागू होती हैं। तो ये चौहान वंश का जो हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताया। अब साथियों चंदेल वंश के बारे में बात कर लेते हैं। चंदेल वंश का राज्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में था। नन्नुक जो है इसके संस्थापक थे चंदेल वंश के। और चंदेल वंश की राजधानी उस समय खजुराहो थी, जहां आज खजुराहो के मंदिर हैं। ये खजुराहो के मंदिर भी चंदेल शासकों ने बनवाए थे। इस बात को साथ ही ध्यान रखना है।
इसमें एक और ऐतिहासिक तथ्य जो जो अभी तक लोग आला उदल का गाना गाते हैं, तो इसी समय में चंदेल में महोबा में परमति देव करके एक राजा थे। परमति देव करके राजा थे। उनके सभा में आला और उदल थे, जिन आला उदल के किस्से अभी भी गाए जाते हैं, लोग गाते हैं, महोबा में गाए जाते हैं और अभी भी वहाँ पे बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये एक सांस्कृतिक है। जो तालाबों का वर्णन है वो तालाब भी आज भी हैं वहाँ महोबा के अंदर। तो ये जो है आला उदल और ये इसी समय की हिस्ट्री है जब चंदेलों का शासन था। परमति देव का शासन जो है 1182 ईस्वी में था। तो 1182 ईस्वी की बात है जब आला उदल इनके सभा में थे और आला उदल की जो वीरता की गाथाएं जो है बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड में आज भी गाई जाती हैं। तो एक ऐतिहासिक जानकारी है जिसको साथी हमको याद रखना है। तो ये साथियों पूरा राजपूतों का जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में, इनके वंश के बारे में संक्षिप्त मैंने आपको बताया। अंत में फिर यही है, राजपूतों का जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ही ताकतवर तरीके से लागू हुई, क्योंकि ये जो ब्राह्मणवादी दर्शन था, जो हिंदू धर्म था, जिसको हिंदू धर्म आज हम कहते हैं, ये हिंदू धर्म से चलने वाले शासक थे। तो इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी उसको लागू किया। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से इन्होंने पूरी जो मनुस्मृति है उसके आधार पर इसकी पूरी राज व्यवस्था को चलाया। और तो इस तरीके से और इनके राजाओं में महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति थी। ये जो सती प्रथा थी ये राजपूतों के समय में बहुत ही तगड़ी तरीके से हुई। ये कहा जाता है कि जब इस्लामिक शासक आए तो वो महिलाओं के साथ बहुत दुराचार करते थे। इस कारण से जो है महिला सती होती थी, जौहर प्रथा थी। मगर हम ये देखते हैं कि सती और जौहर प्रथा इस्लामिक शासकों के आने के पहले से थी। जैसे हमने हर्षवर्धन का पढ़ा तो उसकी माँ जो है सती हो गई थी और उस समय भी सती प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। और सती प्रथा दुखद ये बात थी कि राजाओं के साथ साथ ये सती प्रथा आम जनता में प्रचलित हो गई है। किसी आम आदमी का भी पुरुष खत्म हो जाए तो महिला जो है सती होना है, और नहीं सती हुई तो उसको जबरन सती कर देते थे। तो ये जो है बहुत ही एक बुरी प्रथा थी जिसमें महिलाओं की बहुत बुरी दुर्दशा थी, जो राजपूतों के समय में नहीं। राजपूत बड़े इज्जतदार शानदार थे और शानदार के चक्कर में आपस में लड़ते रहे, अपनी अपनी मूछें ऐंठते रहे और मूछें ऐंठने के चक्कर में एकता नहीं बनाई। और जिस एकता नहीं बनाई का खामियाजा हमने इससे भुगता कि हमारे देश में इस्लामिक जो है उनका शासन हमारे देश में आया। उसके बाद से 500-700 साल तक हमारे देश में इस्लामिक शासक अलग अलग आए, उसकी कहानी हम बताएंगे। आज के समय में ये बहुत बड़ी चर्चा होती है ऐतिहासिक तरीके से। आज हमने जब ये पढ़ा तब हमको समझ में आया कि जो है इस्लामिक शासक हैं जो आए हैं वो हमको ऐसे ही लग रहा था कि वो वैसे ही आगे चलते हुए। ये समझ में आता है कि हमारे देश के अंदर जो फूट थी, परिस्थिति थी, जो हम व्यक्तिवाद थे, अलग अलग राजा जो अपने अपने उसमें जलवे में भुगे थे, ये हमारी कमी थी। इसी कमी कमजोरी का कारण था कि इसका फायदा उठा करके इस्लामिक शासक हमारे देश में घुसे। उन्होंने भांप लिया था कि भारत देश के अंदर जो शासक हैं वो दमदार नहीं है और जो राजपूत हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको हराना बड़ा आसान होगा। इसलिए उन्होंने सारी कूटनीति चल करके उन्होंने इस्लाम जो राजपूत थे उनको एक एक करके परास्त किया, हराया, और उसके बाद से उन्होंने फिर अपना देश पे कब्जा किया। तो इस तरीके से इस्लामिक शासक साथियों हमारे देश में आए। तो अब ये वीडियो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद साथियों हम इस्लाम के बारे में बात करेंगे और इस्लाम के साथ में हम जो इस्लामिक शासकों का हमला हुआ उसके बारे में साथी बात करेंगे। तो अब ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो राजपूतों के शासनकाल में जो कमियां थी वो मैंने अंकित करने की कोशिश की और संक्षिप्त में राजपूत कहाँ थे, कैसे शासन व्यवस्था थी, इसके बारे में बताया। इतना काफ़ी है साथियों, क्योंकि इतिहास में हम आगे अभी विस्तार से नहीं जा रहे, क्योंकि आगे की व्यवस्था हमको बहुत विस्तार से समझनी है। तो इसके आगे जो अलग अलग जो इस्लामिक शासन आए हैं उनके बारे में साथी हम अब यहाँ से बात करेंगे। तो अब यही बात ख़त्म करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे निवेदन ये है कि जो हमने सीरीज बनाई है इस पूरे सीरीज को, दर्शन सीरीज को सुने, मनुस्मृति की सीरीज को सुने और साथ में इसको शेयर करवाने में सहयोग करें, ये हमारा निवेदन है। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमें सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं।
थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले